हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। यूनाइटेड नेशंस में आज हम लोग एक नए एंगल से बात करते हैं, एक नए टॉपिक को लेते हैं। रिफॉर्म क्या क्या हुए यूनाइटेड नेशंस में जब से कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ है। यानी कि अगर मैं एग्जैक्ट डेट इसकी लिखूँ, 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन 1991 को कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। कोई मुझे बता सकता है कि मैं इसी तारीख को क्यों ले रहा हूँ और मैं कैसे कह सकता हूँ कि इसी दिन कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था? क्या घटना घटित हो गई थी यहाँ पर इस दिन? हाँ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अच्छा, अगर मैं किसी को रिकॉल करवाऊँ तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है शैली जी? व्हाट डू यू मीन द टर्म, व्हाट डू यू मीन विद द टर्म डिसइंटीग्रेशन? डिवाइड हो गया, वो डिवाइड हो गया, यूएसएसआर बिखर गया, टूट गया, है ना? तो वर्ल्ड कैसा बन गया? बायपोलर से यूनिपोलर। नया हेजीमन कौन है करेंट टाइम में? वर्ल्ड कैसा है, यूनिपोलर के मल्टीपोलर? यूनिपोलर, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बीइंग अ पीएसआई स्टूडेंट मल्टीपोलर वर्ड यूज़ मत करना, ठीक है? बहुत सारी गलत जगहों पे गलत होता है। लेकिन आपने प्रीवियस लेक्चर शुरू से इसके देखे होंगे, फर्स्ट चैप्टर से मैंने करेक्ट कर दिया था कशिश को उस टाइम पर। आपने सुनी होगी ना रिकॉर्डिंग वो, कि आपको वर्ड यूज़ करना है। मतलब कशिश बोल नहीं रही थी इस चीज़ को, लेकिन मैंने उसको पहले से ही बता दिया था कि आपको वर्ड यूज़ करना है यूनिपोलर, है ना कि मल्टीपोलर। तो बात करते हैं, चलो आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक भी हमारा काफ़ी प्यारा टॉपिक है। देखो, हम जानते हैं कि कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो यहाँ पर ये टॉपिक आया क्यों है? यहाँ पर ये टॉपिक इसलिए आया है क्योंकि यूएन को ना एक गीला जूता पड़ता है मुंह पे हमेशा से। क्या? जैसे कि मैंने बताया था ना, 1945 से लेकर आज तक 2022 तक रिफॉर्म ही नहीं आते यूएन में साला। वही रिफॉर्म, वही स्ट्रक्चर, वही परमानेंट मेंबर, 10 ही के 10 नॉन परमानेंट मेंबर। अफ्रीका की रिप्रेजेंटेशन है नहीं, अफ्रीका से बड़ी सारी कंट्रीज आती हैं नहीं। तो धज्जियाँ उड़ती हैं यूएन की काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी लोग ये ब्लेम लगाते हैं यूएन के ऊपर, बेकार संस्था है, किसी काम की नहीं है। जब सारा का सारा रोल ही परमानेंट मेंबर्स का सब कुछ है, वीटो पावर तुमने उनको दे रखी है, तो तुम इगैलिटेरियन वर्ल्ड की स्थापना तो कर ही नहीं सकते हो जिसके अंदर सारे मेंबर्स इक्वल हो। हमें कुछ और ढूंढ लेना चाहिए, ऑल्टरनेटिव, अपनी कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसमें जो जो नेशंस परेशान हैं, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था चैप्टर के अंदर, हम लोग अलग अपना कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे। लेकिन इन सारे मुद्दों पर जाते हुए या फिर यूएन की धज्जियां उड़ाते हुए, इससे पहले हम लोग एक बात को ये जानते हैं, एक बात को पहले समझते हैं लॉजिकली। यूएन को अभी साइड करते हैं। देखो, जैसे जैसे वक्त या ज़माना बदलता है, हम जानते हैं एक चीज़ बखूबी तरीके से कि रिफॉर्म और जो इम्प्रूवमेंट होती है किसी भी चीज़ में, वो फंडामेंटल चीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो लोग सिर्फ इसी आड़ में रह गए कि नहीं भाई, हमें डिजिटल चीज़ पसंद नहीं है, हमें अपने आप को चेंज नहीं करना, हम तो कभी यूट्यूब यूज़ ही नहीं करेंगे, तो कोविड के बाद की रियलिटी यही है कि आपको डिजिटल वर्ल्ड का सहारा लेना पड़ेगा, वरना बहुत पीछे रह जाओगे। आज के समय में अगर कोई ये कहे मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जाकर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाकर मैं ट्रेडिंग करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको ग्रो ऐप, ज़ीरोधा और ये ट्रेडिंग व्यू, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसी अगर आप अगर ज़्यादा रीच रखना चाहते हो, मैं दिल्ली से मेरठ तक, दिल्ली से मुंबई तक मैं पोस्टर नहीं लगा सकता कि ट्रू आई एस एंड पी सी एस का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो रहा है। मैं उधर जाके 1-1 रुपए के प्रिंट आउट निकलवा के मैं ये पोस्टर नहीं लगा सकता हर जगह पर, हर एक गली मोहल्ले में, कि ये लो, ये जी दिल्ली के अंदर ट्यूशन पढ़ाते हैं, आईएएस की तैयारी कराते हैं बच्चों को। डिजिटल मीडियम का सहारा लेना पड़ता है। ये कोविड के बाद की नई रियलिटी है। यानी कि रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट हर एक इंसान को करनी चाहिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को करनी चाहिए, हर एक इंस्टीट्यूशन को करनी चाहिए, अगर वो चेंज होना चाहता है। आप बहुत सारे बिजनेस ऐसे देख सकते हो जो कि कोविड के बाद पिट गए क्योंकि उन्होंने अपने आपको अपग्रेड नहीं करा। लेकिन बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो कि ज़्यादा बूम मतलब कर गए, बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे चले गए। शादी के लिए जो पहले लोग अपने फोटोग्राफर्स या फिर उसको बुलाते थे पूरी के पूरे एक वीडियोग्राफर टीम को, अब ये सब कोई नहीं करता। अब कोई बस पर्सन क्या करता है कि अगर मुझे मेरा थोड़ा बहुत स्किल है फोटोग्राफी में और वीडियोग्राफी में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 1 लाख 1.5 लाख का बहुत बढ़िया क्वालिटी का DJI का एक ड्रोन खरीद लूँ, और उस ड्रोन को कुछ नहीं करना है। मैंने अलग अलग जाके बारातियों की खाना खाते हुए, ठीक है, कोई आंटी नाक पूछ रही है, कोई अपने बच्चे को डांट रही है, कोई शादी में नाच रहे हैं, दूल्हा दुल्हन फालतू बैठे हुए हैं स्टेज पर टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, बेफिजूल में हंसते जा रहे हैं, मुझे बस इस सबको अपने ड्रोन से उड़ते रिकॉर्ड करना है। तो मुझे हाईफाई टीम की, असिस्टेंट की, इन सब की ज़रूरत नहीं है। ड्रोन क्या है? ड्रोन एक इम्प्रूवमेंट है, एक रिफॉर्म है। ऐसे आप अनगिनत चीज़ें सोच सकते हो। तो यूएन में भी ना रिफॉर्म की आवश्यकता है। यूएन को भी एज अ ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी संस्था जिसकी ऑलमोस्ट हर एक कंट्री मेंबर है,
193 प्लस कंट्री मेंबर हैं इसके। करंट नीड्स को सर्व करने के लिए, दुनिया की नई वास्तविकता को जानने के लिए, उसको समझने के लिए और उसमें परिवर्तन लाने के लिए यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो जैसा कि राइटर आपसे कह रहा है कि रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फंडामेंटल है, तो यूएन भी कोई उससे एक्सेप्शन नहीं है। यूएन इससे वंचित नहीं रह सकता, बचा हुआ नहीं रह सकता। यूएन को इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। रिसेंट ईयर्स में अगर हम लोग देखें, बड़ी सारे नेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल रिफॉर्मर और पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड इवन द मेंबर्स वर्किंग इन द यूनाइटेड नेशंस, दे हैव रेज्ड अ वॉइस, दे हैव डिमांडेड कि यूएन में एज अ वर्ल्ड बॉडी रिफॉर्म आने चाहिए। लेकिन इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ सकी, बहुत ज़्यादा कंसेंसस नहीं आ सकता। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? आपसी सहमति, मेजोरिटी, जब सब लोग एग्री करें किसी चीज़ से कि रिफॉर्म का नेचर क्या होना चाहिए, रिफॉर्म आना चाहिए, इससे सब लोग एग्री करते हैं। लेकिन किसी ने पूछा, हाँ जी आप कह रहे हो रिफॉर्म लाना चाहिए, ठीक है हम ला देते हैं, बताओ क्या करना है, तो एक दूसरी शक्ल देख रहे हैं, पता नहीं यार, आप बता दो, आप बता दो, ये वही वाली बात है। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रिफॉर्म के रिफॉर्म किस प्रकार से लाया जाएगा, इस ये चीज़ डिसाइड नहीं हो सकी है। लेकिन यूएन में जब सारी चीज़ों को मिलाकर देखा जाता है तो दो पहलू सामने निकल कर आते हैं कि दो बेसिक तरीके के रिफॉर्म तो ज़रूरी है यूनाइटेड नेशंस में। सबसे पहले तो यूएन जो है उसके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए। यानी कि यूएन का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, यूएन किस तरीके से अपने आप को चलाता है, इसमें रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरा हमें रिव्यू करने की आवश्यकता है कि जो भी इश्यूज यूएन के सामने आते हैं, क्या यूएन के पास पावर है एज अ ऑर्गेनाइजेशन उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए? क्या यूएन की कोई जुरिस्डिक्शन है इसके ऊपर? इस चीज़ के ऊपर हमें बात करने की आवश्यकता है। ठीक है, हर कोई ये एग्री करता है, ऑलमोस्ट एवरीवन इज एग्री डैट जो ये दोनों एस्पेक्ट ऑफ रिफॉर्म है, एक तो क्या हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस में रिफॉर्म आना चाहिए, दूसरा एक रिव्यू में करना चाहिए कि जो भी इश्यूज यूएन के सामने जो फॉल होते हैं, जो कि आते हैं, यूएन को फेस करने पड़ते हैं, क्या यूएन एज अ ऑर्गेनाइजेशन की उसकी जुरिस्डिक्शन है, क्या उसके पास पावर है उन इश्यूज़ को सॉल्व करने की, क्या उसके डिसीजन बाइंडिंग होंगे, क्या अगर वो उसके ऊपर वर्डिक्ट अपनी देता है। अब आप कहोगे कि इश्यूज़ तो बाइंडिंग नहीं होते हैं, सॉरी डिसीजन तो बाइंडिंग नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों याद करो जनरल असेंबली के बाइंडिंग नहीं होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर कुछ बोल रहा है तो क्या बाइंडिंग होंगे? ईको सॉक अगर कुछ बोल रहा है तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या बाइंडिंग होंगे? ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लास्ट लाइन क्या पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट हर कोई एग्री करता है कि ये दोनों एस्पेक्ट ऑफ रिफॉर्म है, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। लेकिन कोई भी बस ये नहीं बता पाता, इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं कर पाता, वॉट दे कैनॉट एग्री ऑन इज प्रिसाइजली वॉट इज़ टू बी डन। होना क्या चाहिए, रिफॉर्म किस वे में आने चाहिए, कैसे आने चाहिए और कब आएंगे, इस चीज़ के ऊपर कोई एग्री नहीं कर पाता। अगर हम लोग पहले एस्पेक्ट की बात करें जो कि था कि हमें रिफॉर्म लेकर आना है यूएन के स्ट्रक्चर में और यूएन के प्रोसेसेस में, ध्यान से सुनना, ये पहली कैटेगरी ऑफ रिफॉर्म है। इसको अगर आपको मेंस के आंसर राइटिंग में लिखना हो ना, ये पहली कैटेगरी ऑफ रिफॉर्म है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये पहला एस्पेक्ट है रिफॉर्म का। एस्पेक्ट और कैटेगरी दोनों अच्छे वर्ड हैं, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एस्पेक्ट ज़्यादा अच्छा वर्ड होता है, आपकी मर्जी है, आपको कोई मार्क्स नहीं कटने वाला। अगर आप कैटेगरी भी लिख दोगे या फेज ऑफ रिफॉर्म भी लिख दोगे, कोई नंबर नहीं काट सकता आपके। ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस, मतलब वो कह रहा है, राइटर आपसे कह रहा है बड़े आराम से कि जहाँ तक दोस्तों बात है कि स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस में जो रिफॉर्म लाने की जो आपने बात करी ऊपर, दो कैटेगरी, दो एस्पेक्ट की हमने बात करी ना, तो पहला जो फेज़ है स्ट्रक्चर और प्रोसेस में रिफॉर्म आना चाहिए। सबसे बड़ा डिस्कशन इस चीज़ को लेकर चलता है कि सिक्योरिटी काउंसिल की फंक्शनिंग क्या होनी चाहिए, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किस वे में अभी तक चलता हुआ है और इसमें क्या क्या रिफॉर्म आने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सबसे बड़ी एक जो दिक्कत जो दुनिया को दिखती है, दुनिया की कंट्रीज़ को दिखती है, 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स और 5 आपके परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स बात हमें उसकी दिक्कत नहीं है, बात है दिक्कत वीटो पावर की। कोई एक अच्छा डिसीजन लेकर आना भी चाह रहे हैं तो बस आपका वीटो, जैसे ये हम मान सकते हैं, एक मैंने कोहिनूर का एग्जांपल तो आपको बता ही दिया था। पाकिस्तान को बॉयकॉट करने की अगर बात हो रही है, मान लो यूएसए एग्री कर गया, यूके एग्री कर गया, फ्रांस एग्री कर गया, रशिया एग्री कर गया, या कश्मीर मुद्दा है कुछ भी है, लेकिन चाइना बीइंग अ पार्टनर ऑफ पाकिस्तान
उसने वीटो डाल दिया, तो ये पांचों ये माना जाएगा कि इनका भी जो है वो वोट ना है, इट इज़ अ बिग नो। इनका वोट भी यही माना जाएगा कि इट इज़ अ बिग नो। बाकी 5 कंट्रीज, जैसे कोहिनूर वाला एग्जांपल मैंने बताया था, बाकी 5 कंट्रीज, बाकी 4 कंट्रीज का भी यही माना जाएगा कि अगर चाइना ने वोट कर दिया कि नहीं, पाकिस्तान को बॉयकॉट नहीं करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी जगह से, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान को ना लगे, तो बाकी सबके ऊपर मान लिया जाएगा। तो सबसे बड़ा जो रिफॉर्म, जो पहला एस्पेक्ट जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले रिफॉर्म की बात चलती है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल पे। अब क्या चलती है बात, क्या रिफॉर्म होना चाहिए? एक डिमांड उठती आई है शुरू से कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमें इंक्रीज करना चाहिए परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या। यानी कि दुनिया में एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, भाई साहब क्या मजाक है, माथे पर क्या हमारे सी लिखा हुआ है क्या? 193 कंट्रीज टोटल है, लगभग 200 कंट्रीज है यूएन में। तुम 10-15, तुम 5-10 का खेल खेल रहे हो हमारे साथ। ये 2-2 साल के लिए बनेंगे, मतलब फिर दोबारा अगर किसी कंट्री को कोई इंपॉर्टेंट वर्ल्ड स्टेज पर अगर अपनी आवाज़ उठानी है, कोई मेजर डिसीजन लेना है, तो उसका नंबर कितने सालों बाद घूमकर आएगा, तुम सोच सकते हो इस चीज़ को। उसके बाद ये जो 5 हैं, मतलब कोई भी मेजर डिसीजन अगर लेना होगा तो भैया अगर इन्होंने वीटो पास कर दिया तो इसका मतलब वो माना ही नहीं जाएगा पूरे यूएन में डिसीजन। क्या मजाक है ये? तो हमेशा से ये बात ये चलती है कि इनमें ना मेंबर्स की संख्या को बढ़ाओ और वीटो के स्ट्रक्चर को भी चेंज करो, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इनकी ये जो परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो संख्या जो बढ़ेगी, जो सीट्स बढ़ेगी, इससे होगा क्या? एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो रियलिटीज़ है ना, ये बेटर तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी यूएन एज अ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये वाली लाइन आपको लिखकर आनी पड़ेगी पीएसआईआर का जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो यूएन से रिलेटेड। इन पर्टिकुलर प्रपोजल ये भी हैं, एक्सपर्ट्स ये भी डिमांड रेज करते हैं कि मेंबरशिप इंक्रीज करो, स्पेशली 3 कॉन्टिनेंट से जिनकी अंडर रिप्रेजेंटेशन है। किसकी है? एशिया की, अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की। तीनों पिछड़े कॉन्टिनेंट है एज कम्पेयर टू अदर कॉन्टिनेंट्स। इनकी मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करो, इनको भी पावर दो। बियॉन्ड दिस, यूएस और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि यूएन का जो बजटरी प्रोसीजर है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। मतलब एक डिमांड ऐसा नहीं है कि हमेशा लीस्ट डेवलप कंट्री या वीकर कंट्रीज डिमांड रेज करती हैं कि यूएन में रिफॉर्म आने चाहिए। यूएस और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज ये कहती है कि यूएन का जो बजटरी प्रोसीजर है ना, मतलब यूएन को जैसे क्या होता है, यूएन के पास पैसा कैसे आता है, यूएन को ना हर एक कंट्री ना फंडिंग देती है, हर साल एनुअल फंडिंग देती है, पैसा देती है। इंडिया भी देता है, बहुत अच्छा खासा देता है पैसा, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। और पता है यूएन में अगर आपको सिक्योरिटी काउंसिल में अगर परमानेंट मेंबर बनना है तो उसके लिए की कंडीशन है, लेकिन परमानेंट मेंबर मतलब इतना सारी कंडीशन हम देखेंगे इंडिया फुलफिल करता है, फिर भी परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाता। इंडिया क्या बहुत सारी कंट्रीज करती है ऐसा, फिर भी परमानेंट मेंबर नहीं बनाई जाती है। लेकिन यूएस और दूसरी कंट्रीज ये चाहती हैं कि यूएन में जो बजटरी प्रोसीजर है, जैसे यूएन में बजट आया, हर एक कंट्री फंडिंग दे रही है, तो ये ट्रांसपेरेंट तो बनाओ, कौन सा पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो, अफ्रीका में किसी गरीब देश को बांट रहे हो, यूनिसेफ में बांट रहे हो, कोई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चल रहा है, कहीं पर कोई आपदा आ गई, कोई फ्लड आ गया, रिवील तो करो कि तुमने एक एक चवन्नी, एक एक डॉलर कहाँ खर्च करा और किस प्रकार से तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन, किस प्रकार से चुनाव होता है, एक एक बॉडी जो माइन्यूटली वर्क करती है। 6 ऑर्गन्स की तो चलो बात क्लियर है, ठीक है, लेकिन ये जो इतने सारे ये जो आपको माइन्यूट ऑर्गन्स यहाँ पर दिखते हैं, इनकी फंडिंग, इनका बजटरी एलोकेशन कैसे होता है, यूएन में ना ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं रहती है। तो यूएस और दूसरी कंट्रीज ये कहते हैं। अच्छा, अब ये वाली डिमांड यूएस और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज रेस क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर, सबसे ज़्यादा पैसे देने वाले, डॉलर देने वाले, यूरो देने वाले यही कंट्रीज होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए, ठीक है। अब दूसरा जो मुद्दा था, दूसरा कैटेगरी के जो रिफॉर्म थे, याद है 2 कैटेगरी थी ना, एक हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर ऊपर, स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस में है ना, रिव्यू पावर कितनी है उसकी, मतलब ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर पावर कितनी है, मतलब कोई भी अगर मुद्दा आता है उसके सामने, तो ऑन द इश्यूज टू बी गिवन ग्रेटर प्रायोरिटी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि यूएन के अगर सामने आ जाए तो यूएन को उनको ग्रेटर प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, या फिर वो यूएन की ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आते हैं अगर वो यूएन के सामने आए। तो कुछ कंट्रीज और एक्सपर्ट्स का इस कैटेगरी 2 रिफॉर्म पे ये बोलना है, सम कंट्रीज एंड एक्सपर्ट्स वांट कि यूएन एज अ ऑर्गेनाइजेशन ना, इसका एक अच्छी खासी भूमिका होनी चाहिए
इसका एक इफेक्टिव रोल होना चाहिए कि किस प्रकार से शांति व्यवस्था और सिक्योरिटी मिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। जैसे ये अफगानिस्तान का तालिबान का मुद्दा तो आज नया है, 2014 से जिस मुद्दे को मैं सुन रहा हूँ, जब से मैंने तैयारी अपनी स्टार्ट करी थी कॉलेज के दिनों में, आपने एक मुद्दा पक्का सुना होगा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ISIS, है ना। और इसी ऑर्गेनाइजेशन को टाइगर जिंदा है में जो एक था टाइगर का सेकंड पार्ट है उसमें दिखाया गया, काइंड ऑफ, मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, है ना, या बड़ी सारी मूवीज में दिखाया जाता है। तो दूसरे कंट्रीज ये चाहते हैं कि इसका जो रोल है ना, ये सिर्फ कन्फाइंड रहना चाहिए। ध्यान से सुनना, 2 कैटेगरी के लोग हैं इसके अंदर जो कि कहते हैं यूएन को अपने पीस और सिक्योरिटी मिशन में ग्रेटर रोल प्ले करना चाहिए। कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ कंट्रीज ये बोलती है, कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि यूएन का रोल ना इन सब में नहीं रहना चाहिए कि कहाँ उथल पुथल मच रही है, कहाँ सिविल वॉर हो रहा है, कहाँ टेररिज्म हावी हो रहा है। यूएन का रोल कन्फाइंड रहना चाहिए डेवलपमेंटल इश्यूज पर, ह्यूमैनिटेरियन वर्क पर, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड सोशल जस्टिस। तो आपको क्या लगता है कहाँ तक रोल कन्फाइंड रहना चाहिए यूएन का, पहले वाले एस्पेक्ट में या दूसरे वाले एस्पेक्ट में, पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस में या दूसरे एस्पेक्ट में? क्या लगता है आपको? दोनों, ऑब्वियसली बात है, दोनों। सोच रहे हो सालों बैठ के, यार शर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों सेट ऑफ रिफॉर्म्स की तरफ हमने देख लिया। अब हम और भी रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि यूएन में डिमांडेड है। हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि इंडिया, मतलब यूएन ना एक कैटेगरी ऑफ रिफॉर्म रखता है कि मतलब ये चीज़ें अगर कोई कंट्री फुलफिल करती है तो हम उसको परमानेंट मेंबर बना सकते हैं, यूएन में जगह दे सकते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दे सकते हैं, यूएनएससी में जगह दे सकते हैं। आप देखो कि इंडिया बड़ी सारी कंडीशंस फुलफिल करता है, फिर भी लेकिन जगह नहीं दी जाती उसको। देखेंगे यूएन की दोगलेबाजी। तो यूएन आप जानते हो जैसा कि इमीडिएटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था। जिस तरीके से द वे इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एंड द वे इट फंक्शन, यूएन ने जिस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करा है, जिस तरीके से फंक्शन करता हुआ आया है, आज तक कर रहा है, यूएन रिफ्लेक्ट करता है कि आज के वर्ल्ड पॉलिटिक्स की कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ क्या हैं। और यूएन एक माध्यम है दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो भी दुनिया जैसी हमें दिखती है, जो कि उसकी रियलिटी हैं, पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की रियलिटीज़ हैं, जिसको नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता। स्पेशली कोल्ड वॉर के बाद जो रियलिटीज़ जो हमें दिखती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। लेकिन यूएन इन सारी रियलिटीज़ में बखूबी अपना रोल निभाते हुए आया है, यानी कि वक्त और हालातों और पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ साथ चेंज करता हुआ आया है अपने आप को यूएन। अब अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, जो कि आएगा, पक्का आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, टेस्ट सीरीज में टकराए चाहे रियल एग्जाम में टकराए, आपको क्वेश्चन ही आता है, व्हाट आर सम ऑफ द चेंजेस दैट वर्ल्ड हैज विटनेस्ड आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। वर्ल्ड ने ऐसे कौन कौन से चेंजेस विटनेस करे हैं कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद। तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हो, क्या क्या ये कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या क्या हुआ है। सोवियत यूनियन सबसे बड़ी बात तो कोलैप्स कर गया, हम जानते हैं। और सोवियत यूनियन को कोलैप्स करने के बाद इसको रिप्लेस किसने करा? सोवियत यूनियन की जगह कौन आया? यूएन में सीट किसने ली थी? जल्दी बताओ। रशिया ने ली थी प्रिया, सोवियत यूनियन की जगह रशिया ने ली थी। अच्छा, यूएसए था। और प्रिया रशिया ने ली थी सीट, सच्ची रशिया ने ली थी यार। क्यों कॉन्फिडेंस लूज करते हो यार? हाँ, है ना। और ये तो और भी मान है स्प्रीत, ये यूएसए रिप्लेस ही कर दिया भाई, स्ट्रक्चर को ही तुमने यूनिपोलर बना दिया तुमने यूएन को। ठीक है, उसके बाद यूएस जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर के रूप में इमर्ज होकर आया है। रिलेशनशिप जो रशिया, जो कि सक्सेसर रहा है सोवियत यूनियन का, देखो नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है, और यूएसए के बीच में अब ज़्यादा कोऑपरेटिव है। अब ज़्यादा कोऑपरेटिव, जैसे आजकल अगर आप न्यूज़ सुन रहे होगे, वो नहीं भी सुन रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई हेट न्यूज़ एंड आई बिलीव कि जब तक स्टैटिक पोर्शन कवर ना हो जाए न्यूज़ नहीं सुनना चाहिए। लेकिन फिर भी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आपको पता ना 2024 में रशिया उससे बाहर निकल रहा है क्योंकि रशिया ने अपना बना लिया है। नासा वाले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रशिया बाहर निकल रहा है 2024 में, है ना। आजकल ये चल रहा है दिन रात न्यूज़ में। तो इससे बाहर निकल चुका है, अब इससे बाहर मतलब प्रपोजल दे दिया 2024 में कम्प्लीटली बाहर हो जाएगा। अब लेकिन
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि करंटली वर्क कर रहा है, नासा के द्वारा ऑपरेट कर रहा है, रशिया का इसमें एक अहम पिलर है। रशिया बहुत ज़्यादा मैन एंड मटेरियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ मैंने एक बात बताई आपको ये चीज़, ठीक है। उसके बाद और क्या चेंजेस देखने को मिले हमें। चाइना जो है अब एक फास्ट इमर्जिंग ग्रेटर पावर है। इंडिया भी अब रैपिडली ग्रो कर रहा है। जो इकोनॉमीज हैं एशिया की, वो ऐसे रेट पर ग्रो हो रही हैं जो आज से पहले कभी देखी नहीं गई है। अनप्रेसिडेंटेड वर्ड का मतलब होता है, अनप्रेसिडेंटेड या अनप्रेसिडेंटेड रेट का, इस अंग्रेजी शब्द का मतलब होता है नेवर नोन बिफोर। नेवर नोन बिफोर, आज से पहले जिसके बारे में कभी किसी ने ना देखा हो, ना सुना हो, ना बात करी हो। बड़ी सारी नई नई कंट्रीज ने यूएन को ज्वाइन करा है। स्पेशली एकदम से 1991 में 25 दिसंबर के बाद ये संख्या बढ़ गई थी, क्योंकि यूएसएसआर एक था और बिखर कर इससे कितनी बनी टोटल 15, ठीक है। तो अर्शवाइज सोवियत यूनियन या फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट जो ईस्टर्न यूरोपियन का पार्ट था, वो टूट कर कंट्रीज बनी और सबको यूएन ने जगह दी, ठीक है। वर्ल्ड में नए नए तरह के चैलेंजेस आ गए हैं जिसको हम लास्ट चैप्टर में देखेंगे, जैसे जीनोसाइड, सिविल वॉर, एथनिक कन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करते जाना। अच्छा, न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन को रोकने के लिए कौन सी ट्रीटी है जो कि कोल्ड वॉर के टाइम पे साइन करी गई थी और इंडिया जिसको डिसमिलिटरी मानता है? जल्दी बताओ। वेरी गुड, एनपीटी, नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। मतलब कभी इसको ये मत करा जाना प्लोरिफरेशन ट्रीटी, दिन दुगने रात चौगने नहीं करने, हमें न्यूक्लियर वेपन कम करना है। नॉन प्लोरिफरेशन, नॉन मल्टीप्लिकेशन। क्लाइमेट चेंज फिर एक अहम मुद्दा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और एपिडेमिक्स। अब दोस्तों एक बात बताता हूँ, आप इन सारे पॉइंट को एक बार फिर से देखो। यूएसएसआर कोलैप्स, यूएस स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, रशिया और यूएस के बीच में रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, चाइना एक इमर्जिंग इकॉनमी, इंडिया उसके साथ साथ, एशिया की इकॉनमी बहुत अच्छे रेट पे बढ़ रही है, बड़ी सारी नई कंट्रीज ने यूएन को ज्वाइन करा है, वर्ल्ड में नए सेट ऑफ चैलेंजेस हैं। आप जीएस पेपर 2 उठाकर देख लो, आज के बाद जीएस पेपर 2 उठाकर देख लो, इस पॉइंट में से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन निकलता है मीन्स का। इनको पहलू बनाकर, जैसे मैंने बोला था ना, रोज सुबह उठकर सरकार सबसे पहले डीपीएसपी को चेक करती है, उसके बाद सोचती है आज हमें इस पे बिल लेकर आना है या इस पे लॉ बनाना है। डीपीएसपी के पॉइंट से वो इंस्पायर्ड होता है। ऐसे ही आप जीएस पेपर 2 उठाकर देख लो, हर साल का 2013 से लेकर 2021 तक का उठाकर देख लो, और 22 का जो होने वाला है वो उठाकर देख लेना। इन पॉइंट से इंस्पिरेशन ली जाती है, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन। और अगर आईआर की अगर मैं सिर्फ बात करूं, पीएसआई और उसको कंबाइन मिलाकर, पीएसआईआर और जीएस पेपर 2 को कंबाइन मिलाकर अगर मैं बात करूं, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन इन पॉइंट से इंस्पिरेशन लेकर आपको मिल जाएंगे। स्पेशली ये चैलेंज वाला पॉइंट तो आपको मिल ही जाएगा, पक्का मिल जाएगा ये कहीं ना कहीं। बताओ, थोड़ा दिमाग खुला, देखा तो होगा ही पक्का, कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर तो देखे ही होंगे। वो पक्का पूछता है इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, चाहे पीएसआईआर में चाहे जीएस पेपर 2 में, तो पूछता है। इन्हीं पॉइंट से इंस्पिरेशन ली जाती है। ये एनसीईआरटी का ये वाला पेज, बस इसके बारे में मटेरियल, मतलब बस ये है कि ये वाले पॉइंट को बेस बना लो, बस इसको याद कर लो कि वो है क्या, वर्ल्ड के अंदर कोल्ड वॉर के बाद हुआ क्या क्या है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो लिख ही डालोगे। बाकी जब हम जीएस पेपर 2 की आईआर के सेक्शन को और पीएसआईआर की कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी कर लेंगे, एक एक पॉइंट के ऊपर फिर मैं आपको 150 और 250 वर्ड्स का मटेरियल दे दूंगा मैं आपको, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसके आगे बस यूपीएससी बस यही लगाता रहता है, एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज, गिव रेलेवेंट फैक्ट्स, डू यू एग्री, गिव रीजंस, बस यही सब चीज़, ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर जैसे उसने एक चीज़ पूछी थी, आई थिंक 2016 के अंदर उसने पूछा था कि इस पॉइंट से उठाया था उसने वर्ड, टेररिज्म और जीएस पेपर 2 और 3 को कंबाइन कर दिया था उसने पूछा था टेररिज्म इज अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, ऐसा कुछ करके उसने पूछा था। कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, हाँ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, उसने इंडस्ट्री वर्ड उठाया जीएस पेपर 3 से और यहाँ से उठाया 2 से, इसको कंबाइन कर दिया। ये इंटरकनेक्शननेस भी मैं बताऊंगा। 1 महीना या फिर हम लोग 2 महीने बैठेंगे जिसमें हम सारा जब सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे ना, तो 1 से लेकर 4 तक का सिलेबस प्लस इसमें पीएसआईआर का मसाला, एक एक पॉइंट को कनेक्ट करके देखेंगे कि सोसाइटी का ये वाला पॉइंट एंशिएंट हिस्ट्री से कैसे कनेक्ट हो सकता है। ये वाली एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले इंसान को अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं
सर याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं ये कहाँ पढ़ा था, ये वाली हालत नहीं होनी चाहिए, फिर नहीं कर पाओगे वो। ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर 1989 में क्या हुआ, जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म होने लगा, वर्ल्ड के सामने एक क्वेश्चन ये था, क्या यूएन को जितना करना चाहिए क्या वो इनफ अपना रोल निभा रहा है, क्या उसके पास उतनी पावर, उतनी मैन पावर, टेक्नोलॉजी, नो हाउ अवेलेबल है जितनी चाहिए उसे, क्या उसे और करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या रिफॉर्म ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, यूएन को नेसेसरी है। सारे के सारे मेंबर स्टेट्स पिछले 15 साल से, डिकेड एंड हाफ, 15 साल से इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल आंसर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर में हम लोग भी करेंगे। ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।